इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं ये समझ रहा था, इसलिए मैंने इसको लिया था, कि वैक्सीन लगाने से शरीर कमज़ोर हो जाता है और बच्चे पैदा करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। देखिए, इसमें दो जवाब हैं। ये सवाल मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसी को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारी दुर्भावनाएं हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों की मौत हो गई। कौन सी वैक्सीन अच्छी है? भारत में इस समय दो वैक्सीनें हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लोग पूछते हैं कि इन दोनों में कौन सी अच्छी है। अगले हफ्ते शनिवार को हम लोग वो ऑक्सीमीटर भेज रहे हैं जिसकी घोषणा हमने लगभग 2 हफ्ते पहले की थी। तो ये अब आप लोगों के लिए हैं। 1000 लोगों के नाम हम लोग चूज कर लेंगे। अगले हफ्ते 1000 ऑक्सीमीटर भेजे जा रहे हैं। नामों का चुनाव कंपनी ने स्वयं किया है। खास तौर पर कोशिश ये रखी गई है कि नाम वो चुने जा रहे हैं, अभी सारे चुनाव नहीं हुए हैं, लगभग 700-800 के चुनाव हो चुके मेरे ख्याल से। वो चुनाव किए जा रहे हैं जो लोग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फेसबुक को जोड़ने का मकसद ये था कि यूट्यूब पे कोई एसएमएस भेजने की सुविधा नहीं है, तो जो लोग जिनको ये ऑक्सीमीटर मिलेंगे उसकी सूचना लोगों को प्राइवेट तौर पर फेसबुक मैसेंजर के थ्रू दी जाएगी। इस तरह 1 सितंबर 2021 ये एक डेडलाइन यहाँ की सरकार, नेदरलैंड्स की सरकार ने WHO को दे दी है कि वो 1 सितंबर 2021 को इस महामारी का आधिकारिक रूप से हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में अंत घोषित करने वाले हैं कि 1 सितंबर से कोरोना को महामारी न कहा जाए, बीमारी कहा जाए कि कुछ इलाके में अगर फैली हो, क्योंकि पूरे यूरोप ने ये डिसाइड किया है कि 1 सितंबर से पहले पूरे यूरोप की लगभग 85% आबादी को वैक्सीन लग जानी चाहिए या लग जाएगी। ये उनकी डेडलाइन है और वैक्सीनेशन होने के साथ ही साथ इस महामारी का अंत भी हो जाएगा। महामारी में तीसरा चरण आएगा या नहीं आएगा या कमज़ोर आएगा, इसके बारे में भी कई सवाल जवाब अब होने लगे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है उसके हिसाब से वैज्ञानिकों का कहना यह है कि तीसरा दौर अब नहीं आएगा। आएगा तो छोटा मोटा आएगा, क्योंकि तब तक सबको वैक्सीनेशन, सबकी वैक्सीन लग चुकी होगी। तो ये तो है समाचार यहाँ का। भारत में तीसरा दौर आने की बड़ी संभावना है, क्योंकि भारत में अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना आगे तक नहीं पहुंचा है, लेकिन चूंकि बाकी दुनिया अब लगभग इससे निपट चुकी है, तो अमेरिका से लेके बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत सारी वैक्सीन भारत को मुफ्त में देने को तैयार हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ भारत पर यह दबाव डाल रहा है कि आप वैक्सीन को बेचने का हिसाब किताब बंद करिए और फ्री लगाने की बात करिए। देखिए, यहाँ पे भी क्या होता है कि हम लोग फाइजर और मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका और इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ता चलते हुए किसी आदमी से पूछिए कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, तो वो कौवा ऐसा मुंह खोल के आपको ताकेगा, उसको नाम ही नहीं पता है। वजह यह है, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे ने पोलियो की कौन सी वैक्सीन पी है? उसकी दुकान या कंपनी का नाम आपको पता है? शायद नहीं पता होगा, क्योंकि उससे आपको मतलब नहीं है। आपको तो सीधे उसके इलाज से मतलब है, ना आपको उसका पैसा देना है, या अगर प्राइवेट में कहीं देना भी है तो सीधे पोलियो की वैक्सीन या और बाकी वैक्सीन, कितनी वैक्सीनों का नाम आपको पता है। बिल्कुल यही हालत यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन की कोई मार्केटिंग नहीं की गई है। ये नहीं कहा गया कि भैया ये इतने की मिलेगी, ये इतने की मिलेगी, ये इतने की मिलेगी, ये इतने की मिलेगी, अब ले लो। यहाँ पे सीधा सीधा एक है कि वैक्सीन है, वो सरकारी है, लोगों ने टैक्स दिया है, उससे वैक्सीन बनी है और वो लोगों का हक है, उनको फ्री में मिल रही है। आप लगवाएं या ना लगवाएं, ये आपके ऊपर है। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ इस पे जोर दे रहा है भारत सरकार को कि आपके पास अगर वैक्सीन कम है तो हम दे देंगे, लेकिन आप फ्री में लगाएं, क्योंकि इस कोरोना को अब खत्म होना चाहिए, बहुत हो गया। तो आज हम लोग वैक्सीन से संबंधित कुछ सवाल उठा लेते हैं, जो सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं। मिस्टर मार्क ने इसको कलेक्ट किया है और मैं इसका जवाब देता हूं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल ये था कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। भारत में इस समय 2 वैक्सीनें हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लोग पूछते हैं कि इन दोनों में कौन सी अच्छी है। तो मेरे अध्ययन के हिसाब से जो कोवैक्सीन है उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मतलब कि
कोई भी ऐसा रिकॉर्ड भारत सरकार ने अपनी तरफ से उपलब्ध नहीं कराया है कि जब आदमी को किसी को लगती है, लगने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है और उसके स्टेप्स क्या हैं। कोई आधिकारिक एक जो उन्होंने शुरुआत में जो वैक्सीन लॉन्च की थी उस समय जो बताया था कि भाई ये 75% कामयाब होगी, और उसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जिस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है उसको अच्छा या बुरा कहना ये संभव नहीं होता है। दूसरी जो है कोविशील्ड, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की खोजी हुई, जिसको यहाँ पर एस्ट्राजेनेका कहते हैं, उसके बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में ये चल रही है। तो हमारे पास मुकाबला 2 वैक्सीनों का है, एक जिसका बहुत सारा रिकॉर्ड मौजूद है, एक जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है आधिकारिक रूप से। जो सुनने में आता है वो तो है ही है। इसलिए ये कहना कि दोनों में कौन सी अच्छी है ये संभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ये 2 सामने रखी हैं, आप किसको चूज करेंगे, अगर मेरे पास चुनाव का जरिया होगा तो मैं उसको चूज करूंगा जिसके बारे में मैं ज्यादा जानता होऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो हर वैक्सीन जो आपके खून में है वो सही है, क्योंकि कोई ख़राब वैक्सीन नहीं बनाएगा। ये हो सकता है कि थोड़ी सी अप एंड डाउन होती हो, लेकिन ख़राब वैक्सीन कोई भी नहीं है। जो भी आपको मिल रही है आप लगवा लें, लेकिन अगर आपके पास चुनाव मौजूद है, आप चुन सकते हैं, तो वो वाली चुने जिससे आपका मन संतुष्ट होता हो। उसके बाद अगला सवाल ये पूछा है कि 1 डोज के बाद में भारत सरकार ने जो समय अवधि बढ़ा के अब लगभग 3 महीने कर दी है, उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर जब शुरुआत में वैक्सीन लग रही थी तो 3 हफ्ते का समय दिया गया था। देखिए, पहली डोज और दूसरी डोज वो एक ही चीज़ है। पहली डोज थोड़ी कम लगाई जाती है, दूसरी डोज थोड़ी ज़्यादा लगाई जाती है। बीच का ड्यूरेशन क्या होता है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि जब तक आपको दूसरी डोज नहीं लगती है, दूसरी डोज दूसरा इंजेक्शन लगने के 2 हफ्ते बाद तक आप सुरक्षित नहीं हैं। पहली चीज़ तो आप ये मान लें कि एक इंजेक्शन लगने के बाद आपको सुरक्षा मिल जाएगी, जी नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट यहाँ का ये था 2 वैक्सीन लगाने का। उसके 2 कारण थे। एक तो शुरुआती दौर में पता नहीं था कि ये आम आदमी के शरीर में जब जाएगी तो कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि उससे पहले वो प्रयोगशालाओं में ही थी। तो इसलिए ये किया गया कि छोटी डोज देते हैं और थोड़ा सा टाइम पीरियड दे देते हैं। टाइम पीरियड देने का एक कारण और था कि उस समय इतनी सारी वैक्सीन थी नहीं, वैक्सीन की शॉर्टेज थी। तो ये था कि भाई पहली डोज दे दी और 3 हफ्ते का समय बीच में दिया, उसके बाद दूसरी डोज दे दी, तो 3 हफ्ते में दिखाई पड़ जाता है कि इस आदमी के ऊपर उस वैक्सीन का रिएक्शन कैसा होगा। 3 हफ्ता बहुत होता है ये जानने के लिए कि उसके ऊपर वैक्सीन का असर कैसे हो रहा है, और अगर उस 3 हफ्ते में जिसको वैक्सीन लगी है कोई खास असर नहीं होता है तो वो दूसरी बड़ी डोज जो फुल डोज होती है वो लगवा सकता है। और 3 हफ्ते में फैक्ट्रियों को काफ़ी समय मिल गया कि जो बाकी की डोज है उनको भी कंप्लीट कर सके। तो भारत में जो डोज के बीच का समय बढ़ाया गया है वो केवल इसलिए है कि इंडिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है और कोई भी कारण नहीं है। बाकी सारे कारण जो बताए जा रहे हैं वो सब 100% झूठ हैं। तो जो गैप है वो गैप सिर्फ इसलिए होता था, अब वो गैप और भी कम कर दिया गया है। यहाँ पर अब गैप केवल 1 हफ्ते का रह गया है, क्योंकि वो शॉर्टेज जो वैक्सीन की थी वो कम होती जा रही है और आने वाले समय में 2 महीने के अंदर वो सिर्फ 1 सिंगल डोज चलेगा। ये सवाल मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसी को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारी दुर्भावनाएं हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों की मौत हो गई, कि दूसरे दौर में भारतीय रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 40 लाख लोगों को संक्रमण हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो आपके सवाल का जवाब इसी में ही मिल जाएगा। हकीकत में नंबर तो कुछ और थे, लेकिन हम लोग वही लेके चलते हैं जो सरकार कह रही है। 40 लाख लोगों को संक्रमण हुआ है। मरने वालों की संख्या 3-3.5 लाख लोग हैं। हकीकत में कुछ और है, लेकिन 3-3.5 लाख लोग जो हैं वो मरे हैं। मतलब कि 40 लाख का लगभग 1%, अगर एक रफ नंबर लगाएं तो 40 लाख लोगों को संक्रमण हुआ है और 4 लाख लोग मरे हैं। इस तरह का एक गणित हम लोग रख सकते हैं। मतलब कि 1% आदमी जिनको कोरोना हुआ है उनकी मौत हुई है। उन 1% में वो लोग जिनको वैक्सीन लगी है उनका नंबर का अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि अभी तक ज्ञात लोग जिनको ये वैक्सीन लगी है और उनकी मौत हो गई है, वो आंकड़ा है 172। वो आंकड़ा है 172 लोगों की मौत जिनको दोनों डोज लगे हैं, उनमें से 172 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 40 लाख लोगों को संक्रमण हुआ है
उसका 1% यानी 4 लाख लोगों की मौत हुई है। और उन 4 लाख लोगों में से 172 आदमी ऐसे थे या डॉक्टर ऐसे थे जिनको की दोनों डोज लगी थी और उनकी मौत हुई है, बाकी सब बच गए हैं। तो तीसरे दौर का इलाज सिर्फ यही है कि जैसे ही मौका मिले दोनों डोज आप लगा लें तीसरा दौर आने से पहले। तो वैक्सीन ही इस समय इलाज है, वैक्सीन ही इस समय हथियार है जिससे आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिसे मैं सील्ड कहता हूं, मतलब कि एक ढाल है जिसके पीछे आप छुप सकते हैं। तो वैक्सीन ही एक ऐसी ढाल है जिसके पीछे आप इसमें छुप सकते हैं। आप कोरोना से लड़ नहीं सकते हैं, आपको छुपना ही होगा। ढाल के पीछे आदमी छुपता है, तो वैक्सीन एक ढाल है, उसको आप हो सके तो लगवा लें। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं ये समझ रहा था, इसलिए मैंने इसको लिया था, कि वैक्सीन लगाने से शरीर कमज़ोर हो जाता है और बच्चे पैदा करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। देखिए, इसमें दो जवाब हैं। एक, शरीर कमज़ोर हो जाता है, जी हाँ, ये सच है, शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन एक समय के लिए होता है। होता ये है कि जब आपको वैक्सीन लगती है तो लगने के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो हर समय लड़ने को तैयार रहती है। मतलब कि आम तौर पर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सुसुप्ता अवस्था में रहती है। जब कोई हमला हमारे ऊपर होता है तब जगती है और उसका जवाब दे देती है, क्योंकि उसको सब पता है कैसे जवाब देना है। उन रोगों से जिसके बारे में उसको नहीं पता है, उसमें फिर उसको देरी हो जाती है। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को हमेशा स्टैंड बाय पर रखती है कुछ महीनों तक। मतलब कि कुछ महीने आपका शरीर बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि नई नई चीज़ सीखी है यार। साइकिल नहीं सीखते हो तुरंत जाके चलाने का मन करता है, कुछ ऐसे समझ लिया, हालांकि ऐसा है नहीं वैज्ञानिक के आधार पर, लेकिन आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद बहुत सारे लोगों को बुखार वगैरह भी आता है। दूसरा डोज लगने के बाद आमतौर पर बुखार आ जाता है, उल्टी टट्टी सब चीज़ें होती हैं, और उसके बाद में कमजोरी का एहसास रहता है। तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लगभग 30%, 100 में 30 लोगों को ये कमजोरी का हिसाब किताब रहता है, और उनमें से बहुत सारे लोगों को 4, 5, 6 महीने तक रहता है। तो हाँ, वैक्सीन लगने के बाद कमजोरी का एहसास तो होता है, और यहीं से वो एक आइडिया आ गया है कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। देखिए, जब आपको कमजोरी का एक एहसास रहेगा, आप हर समय थके रहेंगे, तो बाकी का मन ही नहीं करेगा आपका। उसके आधार पर लोगों ने अपना हिसाब किताब गणित लगा लिया। यही कहानी, यही शिगुफा पोलियो के समय था कि पोलियो लगा देंगे, कि पोलियो का इंजेक्शन लगा देंगे तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो पोलियो तो 25 साल पहले सबको लग गया। ताने आज भी आप देते हो कि 15-16 बच्चे होते हैं, देते हो नहीं देते हो? तो ये सारी चीज़ें कहने की बातें हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद में बच्चे पैदा होने में समस्या आती है। ऐसी कोई टेस्ट नहीं है। अगले हफ्ते शनिवार को हम लोग वो ऑक्सीमीटर भेज रहे हैं जिसकी घोषणा हमने लगभग 2 हफ्ते पहले की थी। तो ये अब आप लोगों के लिए हैं। 1000 लोगों के नाम हम लोग चूज कर लेंगे। अगले हफ्ते 1000 ऑक्सीमीटर भेजे जा रहे हैं। नामों का चुनाव कंपनी ने स्वयं किया है। खास तौर पर कोशिश ये रखी गई है कि नाम वो चुने जा रहे हैं, अभी सारे चुनाव नहीं हुए हैं, लगभग 700-800 के चुनाव हो चुके मेरे ख्याल से। वो चुनाव किए जा रहे हैं जो लोग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फेसबुक को जोड़ने का मकसद ये था कि यूट्यूब पे कोई SMS भेजने की सुविधा नहीं है। तो जो लोग जिनको ये ऑक्सीमीटर मिलेंगे उसकी सूचना लोगों को प्राइवेट तौर पर फेसबुक मैसेंजर के थ्रू दी जाएगी। इस तरह का मैसेज सिस्टम को यूट्यूब पे नहीं है। एक हफ्ता अभी और है। अगर आपने अभी फेसबुक मैसेंजर और यूट्यूब दोनों पे आप साथ में नहीं आए हैं तो आ जाइए। कोशिश हम लोगों की ये है कि वो एक ही जगह ना गए हों और इधर उधर तमाम जगह पर ये ऑक्सीमीटर फैलाए जाएं। तो यहाँ शनिवार को यहाँ से निकलेंगे, 2 केंद्रों पर जाएंगे, दिल्ली और बम्बई। फिर वहाँ से जो आपका लोकल एड्रेस है उस पर भेजे जाएंगे। ये पोस्ट से आएगा। तो एक तो ये था। दूसरा, मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम लोग यहाँ के कुछ अस्पतालों से मिलकर एक योजना बना रहे हैं कि यहाँ का जो सेकंड हैंड सामान है, मतलब कि पुराने बेड, पुराने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या पुराने मेडिकल के जो सामान हैं, उनको कैसे कलेक्ट करें
और कोविड संबंधित मतलब कि कोरोना के तीसरे दौर से संबंधित जो सामान है उनको मुफ्त भेजा जा सके। हालांकि एक वेबसाइट पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि मेडिकल के पुराने सामान को कैसे आप यहाँ से खरीद सकते हैं, वो आने वाला है कुछ दिनों में। लेकिन जो मुफ्त वाला है उसमें खास तौर पर है मेडिकल बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हम लोगों को काफ़ी कंसंट्रेटर मिल रहे हैं जो यहाँ के इस्तेमाल शुदा कंसंट्रेटर हैं और जो तीसरे दौर में हम लोग अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास कोई अगर ऐसा संगठन है या ऐसी जगह है जहां पर आप कम से कम 10 लोगों की मदद कर सकते हैं तो उस कमरे का वीडियो प्लीज़ हमें भेज दीजिए। उस वीडियो के आधार पर ही हम संबंधित लोगों से बात करके और उन तक ये सामान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइडिया ये है कि जो भी सामान यहाँ से मुफ्त भेजा जाए वो किसी प्राइवेट आदमी के पास न जाए, वो ऐसी जगह पर जाए जहां पर कम से कम 10 लोगों की मदद हो सकती हो। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने प्रधान से बात करिए और बताइए कि भैया जो पंचायती घर होता है क्या वहां पर एक कोई 2 कमरा मिल सकता है जिसके अंदर हम लोग 10 बेड लगा सकते हो। तो जब तीसरा दौर आएगा तो कम से कम कुछ लोगों को मदद तो मिल जाए। या आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जहां पर 10 मंजिलें हैं तो आपने 10 मंजिलों से मिलकर एक सर्वेंट क्वार्टर में एक जगह बना ली कि भैया अगर एक सर्वेंट क्वार्टर में एक जगह बना ली है, उसको आपने कोविड रूम बना दिया है और वहां पर अगर बिल्डिंग भर के कुछ लोग बीमार होंगे तो वो आके अपना मदद कर सकते हो। तो उस तरह कोई कमरा हो और संगठन हो तो उसका फोटो और वीडियो बना के भेज दीजिए। वीडियो में आपको खुद होना जरूरी है, केवल कमरा मत दिखाइएगा, खुद को भी दिखाइएगा, क्योंकि आंखें बहुत बातें बता देती हैं कि आप कितने पानी में हैं। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए देखना होता है कि आपकी आंखें क्या कह रही हैं। अंदाजा हो जाता है आंखों से, हालांकि पूरा अंदाजा नहीं होता, तो आंखें और कमरा मिला के काफ़ी पिक्चर बन जाती है। इसके अलावा आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले का हर मोहल्ले की अपनी एक समिति होती है, उस समिति के लोग भी इस तरह की बात कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ हो तो इस तरह कोई संगठन हो तो मुझे व्हाट्सएप पर नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, नंबर मैंने नीचे लिख दिया है। इस नंबर पर आप वीडियो भेज दीजिए या मेल कर दीजिए, लेकिन वीडियो में जगह का वीडियो और आपका वीडियो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास सवाल हो कोई, जिस तरह के सवाल आप ईमेल पे लिख के भेज रहे हैं, सारे सवाल जो मैंने भी पढ़ के बताए हैं, ये सवाल ईमेल पे या फिर एसएमएस पे आते हैं। बेहतर होगा कि अगर ये सवाल आप वीडियो बना के मुझे भेज दें, जिससे कि सवाल और क्लियर समझ में आ जाए। तो आज का यहीं तक। ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है, इसके अलावा और कोई ताकत है नहीं। जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं तीसरे दौर की, आपके दम पे कर रहे हैं, साथ रहेंगे और अच्छी करेंगे। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना।